आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे इस बार 2026 में क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं आर्ट्स वाले, और उनका खास करके जिनका हिस्ट्री पेपर है उनके लिए टॉप 10 वाला VVI प्रश्न लेकर के आए। मतलब एक छोटा सा अभी वीडियो सीरीज रहेगा जो कि 10 से 12-15 मिनट के अंदर में रहेगा। उसमें 10 क्वेश्चन आपको एकदम ऐसा इंपॉर्टेंट वाला कराएंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न आपको आज के सीरीज में कराएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन तो एक बहाना है, जो जितना पढ़ चुके हैं उनको एक अच्छे तरीके से रिविजन कराना, ये मेरा मेन मोटिव है। और जो बच्चे अभी तक आर्ट्स में कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको 10 क्वेश्चन के साथ साथ पूरी एक कहानी, एक सीक्वेंस की जानकारी देना है, ताकि इनसे संबंधित नए प्रश्न भी अगर बनते हैं तो आप आराम से बना पाएंगे। चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं और आज का ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न VS सुक्थांकर जी से। आपको बताने हैं प्रश्न, आपको पूरी अच्छे तरीके से दिख पा रहा है कि भाई VS सुक्थांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। बताएंगे VS सुक्थांकर प्रसिद्ध विद्वान है अंग्रेजी के, फ्रेंच के, तमिल के या फिर संस्कृत के। तो आपको बताते चले VS सुक्थांकर के बारे में कि VS सुक्थांकर जो है ये आपके संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने पूरे भारत के अलग अलग जगह पे जो संस्कृत में जो पांडुलिपियां थे, ठीक है, केवल संस्कृत में नहीं, जैसे दक्षिण भारत में अगर जाते हैं तो कुछ पांडुलिपियां तमिल में और अलग अलग लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। तो पूरे भारत से संपूर्ण पांडुलिपियों को इकट्ठा कर करके, और इनके और कई ऐसे मित्र थे, सब लोग मिल करके उसमें एक हेड है जिनका नाम VS सुक्थांकर है। और इन्होंने 1919 ईस्वी में अपना एक प्रोजेक्ट, एक कार्यक्रम शुरू कर दिए महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के ऊपर में। और आपको जानकारी दे दी 1919 ये वो घड़ी है कि जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम के 5 बजे जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है और लगभग अगर बात कर दे तो 1000 प्लस लोगों की मौत हो जाती है। ब्रिटिश सरकार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से देखें तो 379 व्यक्ति की जाने जाती है। ये उसी समय बात कर लेंगे। इधर VS सुक्थांकर जो है वो संस्कृत के विद्वान है और पूरे अलग अलग जगह से पांडुलिपियों को इकट्ठा कर करके और एक महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण करना शुरू करते हैं। और इनको करने में 47 वर्ष लग जाते हैं, जवान से बूढ़ा हो जाते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे 47 वर्ष के बाद पूरे महाभारत को 13,000 पन्नों में उतार देते हैं। तो यही आपके VS सुक्थांकर है। एक प्रश्न के माध्यम से ढेर सारी जानकारी आपको देना मेरा काम है, ठीक है, ताकि अगर अच्छे से पढ़े तो रिवीजन हो जाए, और अच्छे से अभी तक नहीं पढ़े थे आप तो इस तरह से आप समझ जाइएगा कि क्या क्या चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये आपके सामने अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था, शिमला बना था, दार्जिलिंग बना था, नैनीताल बना था या फिर मनाली बना? बताएंगे ब्रिटिश काल में सबसे पहला हिल स्टेशन जो है वो कौन बना था। इस सीरीज को आपको बता दें 12th क्लास के NCERT के हिस्ट्री के सारे प्रश्न को बारीकी से अच्छे तरीके से कराए जा रहे हैं। तो इस सीरीज को केवल 12वीं क्लास के बच्चे ही नहीं देखेंगे, बल्कि जो भी किसी भी लेवल के एग्जाम देने वाले हैं जहां पे आपका GK GS आता है तो NCERT से ज्यादा कुछ नहीं है। और ये NCERT में बात कर लेंगे तो GK GS में एक परफेक्ट NCERT को परफेक्ट तरीके से आपको बताए जाते हैं। तो ब्रिटिश काल में पहला जो हिल स्टेशन बनता है वो आपका शिमला बनता है। अंग्रेजों ने शिमला को पहला हिल स्टेशन के रूप में डेवलप किया, ठीक है। और कैसे कैसे शिमला को गोरखा युद्ध होता है, कैसे कैसे गोरखाओं से अंग्रेज जीतता है, ये सारी चीजें जो है वो कहानी के सीक्वेंस में आपको बैच में बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको शिमला को पहला बताया। शिमला उस समय एक ऐसा जगह था कि जहां भारत तपतपाती गर्मियों में एकदम बौखला जाते थे, एकदम लाल लाल दिखते थे गर्मी से, उनको गर्म बर्दाश्त नहीं होता था। तो जब भारत में कर्क रेखा और आसपास के इलाकों में, संपूर्ण भारत में गर्मी होती थी, ठीक है, कुछ उत्तर भारत के राज्यों को छोड़ करके, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये सब का इलाका है, उसमें आपका हिमाचल प्रदेश में खास करके शिमला वगैरह है। यहाँ जब अंग्रेज जाते थे तो उनको ऐसा एहसास होता था कि जैसे हम भारत में नहीं, हम यूरोपीय वातावरण में, ठीक है। तो इसी शिमला को अंग्रेजों ने हिल स्टेशन के रूप में डेवलप किए थे। बड़े बड़े जो वायसराय और उच्च
पोस्ट पे जो थे वो गर्मियों के दिनों में यहीं पे जाकर के अपना अड्डा जमा रखते थे, छुट्टियां वगैरह सारा यही काटते थे। ठीक है, तो ये सेकंड का ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में, और ये बहुत प्यारा प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर ऐसे प्रश्न में बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग कुछ लगा देते हैं, कई लोग कभी अंग्रेज लगा देंगे, कई पुर्तगाल लगा देंगे, फ्रेंच, कई लोग डच, जो मन में आता लगाता है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पटना कॉलेज नाम सुने होंगे आप लोग, तो पटना कॉलेज का पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम था? पटना कॉलेज में जो पटना कॉलेज का जो भाई बिल्डिंग है वो किस यूरोपीय कंपनी का एक समय में गोदाम हुआ करता था? क्या अंग्रेज का ये गोदाम था, या फिर पुर्तगीज का, फ्रेंच का, या डच का? सही जवाब हो जाएगा एक टाइम पे जब यूरोपीय कंपनियों में डच की बात कर लेंगे तो डच का ये पहले क्या हुआ करता था, तो गोडाउन। क्या भाई? तो पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग। ठीक है, चलिए अगले सवाल ये है आपके इरविन साहब से, लॉर्ड इरविन से। प्रश्न ध्यान से देखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1928 में, 1924 के अंदर में, 35 में, या फिर 1932 में? आपको अगर हम बता दें कि गांधी इरविन समझौता जो होता है इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। रीजन बताते हैं। देखिए, आप तीन चीजें पढ़े हैं कि एक 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, दूसरा 31 में होता है और तीसरा 32 में होता है। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे, ब्रिटेन लंदन में भाग लिए थे। ठीक है, तो वहां से कहा गया कि भाई इसमें गांधी ही नहीं है तो हम ये सम्मेलन कैसे करेंगे बिना गांधी के? तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जिसको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भारत में एक चर्चित चेहरा गांधी है। गांधी की सारे लोग बातें मानते हैं, गांधी को आना कंपलसरी है। ठीक है, तो उस समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को पकड़ कर करके जेल में रखा गया था। ठीक है, तो भारत में जो वायसराय के पोस्ट पे थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, और यही इरविन के ऊपर में ब्रिटेन से प्रेशर आया कि भाई गांधी जी के किसी तरह से मना करके भेजा जाए, अगले साल 1931 में दूसरी गोलमेज सम्मेलन होगा। ठीक है, तो इरविन के ऊपर में प्रेशर आया, इरविन ने गांधी जी से बात करने का प्रयास किया। गांधी जी 11 सूत्री समझौता रख दे कि अगर तुम हमारी 11 बातों को मानते हो तब हम जो है लंदन में जाएंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो गांधी इरविन के बीच यही समझौता होता है। ये समझौता जो है वो मार्च 1931 को होता है जी। ठीक है, और इरविन गांधी जी की 11 बातों को मान जाते हैं और वो लंदन में जाते हैं। लेकिन वो अलग बातें हैं कि अंबेडकर साहब अलग तरीके से दलितों की बात रखते हैं और ये रास नहीं आता है गांधी जी को, और रूस कर करके और वो लंदन से भाग आते हैं। फिर भारत वो सक्सेस नहीं होता है। फिर एक और गोलमेज सम्मेलन तीसरा होता है, इसमें गांधी नहीं भी आते हैं, तो जो बात था वो तय हो जाता है। तो ये आपको लगभग थोड़ी सी स्टोरी बता दी। अगर जानते होंगे, पूरी कहानी पढ़े होंगे तो और चीजें आपके दिमाग में चल रहे होंगे, यहाँ शॉर्ट वे में बताना। तो ये थे एक इरविन, ये याद रखेंगे मार्च 1931 की बात है, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। एक और इरविन की आपको बता दे, तो एक और इरविन जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण में आए थे, तो चंपारण में जब सत्याग्रह किए थे तो चंपारण में एक बागान के मैनेजमेंट करता, यानी बागान के प्रबंधक थे एक अधिकारी जिनका नाम था इरविन। ठीक है, तो वो बागान के मैनेजमेंट के पद पे थे और वो गांधी जी को जान से मारने का षड्यंत्र किए थे, और गांधी जी को बड़ा रिक्वेस्ट से कहे कि गांधी जी अगर आप चंपारण आए हैं तो हमारे आवास पे आइए और हमारे यहाँ बैठ कर करके भोजन करिए, हमें बेहद खुशी होगा। तो गांधी जी उनकी बातों के सहजता से स्वीकार भी कर लेते हैं और वहां उनके यहाँ भोजन करने जाते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट करने वाले जो अधिकारी जिसका नाम है इरविन, वो इरविन अलग है और ये इरविन अलग। ठीक है, वो गांधी जी को मारने का प्रयास करता है। ठीक है, भोजन में जहर मिला करके, लेकिन भोजन बनाने वाला जो रसोइया था जिसका नाम था बतख मियाँ। ठीक है, तो ये बतख मियाँ जो है ये गांधी जी को इशारा कर देता है, प्याला को गिरा देता है और गांधी जी जो है वो भोजन नहीं कर पाते और गांधी जी के जाने बच जाती है। ठीक है, तो गांधी जी के जान बचाए कौन? तो बतख मियाँ। तो वो जो बातें है वो 1917 चंपारण के टाइम की बात है, और ये इरविन की बात है। गांधी इरविन समझौता वो मार्च 1931 की बात है। थोड़ा सा आपको डिटेल से समझा रहे हैं सारी चीजें, तो हो सकता है कि टाइम वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाए, तो घबराना नहीं है। कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत रामबान है, और पढ़े हैं तो विशेष जानकारी कुछ ना कुछ आपको होगी। ठीक है, और जब सभी चीजें जानते हैं तो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। बीरबल का असली नाम क्या है? बीरबल का नाम सुने होंगे, जहां अकबर की बातें हो और वहां बीरबल की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन आप उस बीरबल का असली नाम बताइए क्या है? महेश ठाकुर है, दिनेश ठाकुर है, दारा है या फिर महेश दास है? तो आप जानकारी के लिए ध्यान रखेंगे कि जिस बीरबल का नाम असली नाम से कोई नहीं जानता है, सब लोग अकबर के साथ बीरबल को जानते हैं, ठीक है, अकबर के साथ बीरबल को जानते हैं। और तेनालीराम जो है वो किस राजा से संबंधित है, आपको इशारे के लिए बताते हैं। दक्षिण भारत में जब विजयनगर पढ़ते हैं तो वहां एक प्रमुख राजा है और उसी राजा से संबंधित एक दक्षिण भारत में है, जैसे अकबर के साथ बीरबल है और उसी एक राजा के साथ में तेनालीराम है। उस राजा के नाम कमेंट करके आपको बताना है, तब जानेंगे कि आपकी हिस्ट्री काफी अच्छी हो गई, ठीक है। बाकी बीरबल का असली नाम जो है वो महेश दास है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं और अगला ये रहा आपके सामने, बेहद ही प्यारा सा प्रश्न सल्तनत काल से। सल्तनत काल का एक प्यारा प्रश्न है कि किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया है? क्या वो इल्तुतमिश हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? फटाफट से बताएंगे कौन से ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो किस सुल्तान को लाख बख्श? देखिए, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, और ये लाखों का दान देने वाला कहा जाता है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को। यही नहीं, केवल लाखों का ही दान नहीं करते थे, ये हाथियों के दान देने के कारण इन्हें पाल बख्श की उपाधि कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि पाल बख्श की उपाधि किसे दिया जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और पाल बख्श के नाम से जाना जाता है। ये गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, और पहले शासक माने जाते हैं। और इन्हीं का दामाद इल्तुतमिश आता है, जो आपका वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के। अगले प्रश्न ये रहा आपके कि विशाल विभाजन का सबसे ज्यादा खूनी संघर्ष कहाँ चला था? जब हमारे देश में विभाजन हुआ था, ठीक है, बंटवारा हो गया, तो पार्टीशन के टाइम पे सबसे ज्यादा खूनी संघर्ष कहाँ चला? दिल्ली में, कश्मीर में, पंजाब में, आगरा में। तो अगर हम आपको बता देते हैं, अगर मोटा मोटी अगर हम भारत का नक्शा बनाने का प्रयास अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अगर करें, तो मान करके चलिए कि ये आपका नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है। और पहले पंजाब का इलाका बहुत बड़ा था। पंजाब में कौन कौन आते हैं? तो आज के पूरे हिमाचल प्रदेश आपके आते हैं, इसके बाद हरियाणा आता है, इसके बाद आज का पूरा पंजाब, और सिंध के बेल्ट में इधर पंजाब, इतना बड़ा पंजाब था। और इधर ही जब इधर बॉर्डर बन गया, तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं ये पंजाब साइड से ही, कुछ लोग इधर आए और कुछ लोग इधर से इधर गए। तो यहीं पे आने जाने के क्रम में इधर के इधर सीमा जो पार किए, उसमें सबसे ज्यादा खूनी संघर्ष आपका हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ ही रही होगी, ठीक है, सीरीज का लाभ आपको मिल रहा होगा। तो ईमानदारी से आप हमें गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ नहीं, बस एक लाइक मार दीजिए। बार बार कहने में आप लोग थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, सभी जगह तो चिल्ला ही जाते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन अपने से स्वेच्छा से आप कर दीजिए, ठीक है, एक बार आपको केवल याद दिला दें। अगला प्रश्न है कि पाक गए उर्दू भाषी अप्रवासी लोग कहाँ बसे थे? जो लोग स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जब विभाजन हुआ था, ठीक है, हिंदू मुसलमान मान बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान जाना चाहते पाकिस्तान गए, और जो अपना हिंदुस्तान में रहना चाहते हिंदुस्तान। तो जो यहाँ से भारत से जो पाकिस्तान गए थे, वो लोग जाकर के सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये सही जगह हो जाएगा आपका कराची, ठीक है। ये इधर में आपका इस तरह से कराची का इलाका पड़ जाता है। पहले यहाँ पे कराची बंदरगाह भी था। तो भारत पहले पूरा ये पाकिस्तान भारत में आता था, तो इधर सिंध के इलाका से, पंजाब के इलाका से, गुजरात साइड से सारी सामग्रियों को विदेश भेजना होता था, तो इस कराची बंदरगाह से ही भेजते थे। लेकिन जब देश के विभाजन हो गई, तो बंटवारे में कराची का बंदरगाह पतन जो है वो कहाँ चला गया? तो वो पाकिस्तान में चला गया। तब हम लोग यहाँ पे गुजरात साइड में ही एक बंदरगाह जिसे कहते हैं कांडला बंदरगाह, इसी को विकसित कर लिए, ठीक है, और फिर इसी से व्यापार होना शुरू हो गया, और इसका नाम बदल के अभी लेटेस्ट में दीनदयाल बंदरगाह भी कर दिया गया। तो यहाँ सही जवाब कराची हो जाएगा। बस 2 ही प्रश्न है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है मेरे भाई। हमें आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्या है नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से आप हमारे दिल में है, हम आपके दिल में, ठीक है। चलिए, मतलब दिल में तो नहीं, लेकिन पास ही समझिएगा हमें। प्रश्न है, महाभारत की लगभग कितने वर्ष में रचना हुई थी? 100 वर्ष, 50 वर्ष, 1000 या 500? आप सब जानते हो कि महाभारत की जो रचना है वो आपका 1000 वर्ष में हुई थी, ठीक है।
इसके पीछे का भी स्टोरी किसी न किसी वीडियो में आपको पढ़ाए थे कि कैसे महाभारत को लिखाने के लिए गणेश जी को बुलाया गया था, ठीक है। और गणेश जी, वेद व्यास बुलाते हैं महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी को। गणेश जी कहते हैं कि भाई एक शर्त है कि हम महाभारत लिखेंगे, तुम हमारी कलम नहीं रुकनी चाहिए, जहां रुक गया वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाई वेद व्यास तो फेरा में पड़ गए कि ऐसी बातें हैं, हमको तो कुछ कुछ सोच के बताने में समय लग जाएगा। तो वेद व्यास एक चतुराई करते हैं कि कठिन से कठिन संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर कठिन शब्द बताएंगे तो उस शब्द को सोचने में गणेश जी उलझे रहेंगे, तब तक जो है ये अगले जो चीजें हैं वो सोच लेंगे कि अगला उद्धरण क्या है, आगे की क्या कहानियां घटनाएं हैं, ठीक है। तो वो रोचकदार चीजें हैं, जरूरी नहीं कि सारी चीज सत्य है। अगले सवाल, गीता में उपदेश दिया गया है, गीता में क्या उपदेश दिया गया है? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, या उपयुक्त में से सभी। तो आप सब जानते हो कि गीता में जो उपदेश दिया गया है वो आपके श्री कृष्ण जी जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, ठीक है, उन्हीं सबों को संकलन किया गया है। तो ये सभी बातें हैं कि कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है, तो डी ऑप्शन एकदम सही है। तो ये 10 क्वेश्चन काफी बारीकी से आपको हम कराने का प्रयास किए। कैसा लगा हमारा प्रयास कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि टॉपिक बाय ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू या फिर एक शॉर्ट नोट्स लेकर के एक बार निकलवा करके पूरे चैप्टर को हम रिवीजन करें इतिहास में, तो हिस्ट्री का आपको अब लेटेस्ट में काफी सारे फुल चैप्टर के साथ आपको मात्र 99 रुपया में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ में कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जहां पे आप एक बार अगर आपकी तैयारी हो गई है तो हमारी नोट्स में कुछ डिटेल्स में ही बातें हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपर के हिसाब से नोट्स तैयार किए जाते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि कहीं से भी साधारण तैयारी हुई है और उस तैयारी में अगर आपको धार लगाना है, ठीक है, टॉपर की तरह, चूंकि 94, 95, 96 इस तरह से बच्चे जो है हमारे यहाँ हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में लेकर के आते हैं, ठीक है, वो कहिएगा तो आपको व्हाट्सएप पे प्रूफ दे देंगे। तो यदि आप चाहते हैं तो हमारे यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर लिख सकते हैं आप, लिखिए 8825 और 551। ये मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे संपर्क करके आप पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।